गुड इवनिंग एवरीवन। लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार और स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग अब साइंस भी स्टार्ट कर चुके हैं और साइंस की भी पढ़ाई चालू हो चुकी है। तो कल एक क्लास मैंने आपको साइंस का लिया था और आज साइंस का यह दूसरा क्लास है। जैसा कि साइंस का हम लोग परिचय देखे थे कि आखिर यह साइंस होता क्या है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि साइंस जो है एक ग्रीक वर्ड साइंसिया से लिया गया है और इसका अर्थ होता है क्या चीज बाबू? टू नो, अर्थात जानना। फिर आपको बताए थे कि साइंस होता क्या है, साइंस को किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? प्रेक्षणों, प्रयोगों, कारणों तथा गणनाओं पर आधारित किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यहां तक पढ़े थे। फिर आपको बताए थे कि साइंस को दो भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं नेचुरल साइंस, दूसरे को कहते हैं सोशल साइंस। फिर नेचुरल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं फिजिकल साइंस और दूसरा को बायोलॉजिकल साइंस। फिर फिजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं फिजिक्स, दूसरा को केमिस्ट्री। फिर बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, यानी जूलॉजी और बॉटनी। यानी इस तरह से साइंस के 4 डिपार्टमेंट आपको पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। तो उसमें से आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं किसकी? फिजिक्स की। तो इसको ध्यान से समझिएगा बाबू। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह फिजिक्स क्या होता है। तो देखिए, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो पहले फिजिक्स जो वर्ड है इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो फिजिक्स वर्ड है वह ग्रीक वर्ड, कहां का वर्ड बाबू? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। और इस फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर, यानी प्रकृति। यानी यूं कहें तो ये फिजिक्स का अर्थ ही होता है नेचर, यानी प्रकृति। यानी प्रकृति में जितने भी घटनाएं घट रही है, जैसे कल ही आपको बताए थे कि सूर्योदय जब होती है तो सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देती है, फिर सूर्यास्त जब होता है उस समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, यह रंग बिरंगी संसार क्या है, कैसे तरह तरह के रंग हमें दिखाई देती है, बहुत सारी घटनाएं के बारे में बताता है हमें। यानी एक सिंपल भाषा में बोले तो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घट रही है उन सारे के बारे में अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत? तो फिजिक्स के अंतर्गत। यानी कोई आपसे पूछेगा कि भैया फिजिक्स क्या है, तो सबसे पहले फिजिक्स तो साइंस की एक डाली है। फिजिक्स जो साइंस की क्या है? एक डाली है। तो हम कहेंगे भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है। क्या बोलेंगे? भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया। एकदम सिंपल बात है। कोई भी आपसे कोई पूछेगा कि भौतिकी क्या है, तो क्या बोलनी है? भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो प्रकृति में जितने भी घटनाएं घटती है उसका हम अध्ययन करते हैं। बस समझ गए? इसको रटना नहीं है कि भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है, इस ऐसे जाकर रटिएगा नहीं, समझ ही लीजिए कि भौतिकी विज्ञान की ये क्या है? डाली है, विज्ञान की शाखा है। और इसमें हम क्या करेंगे भाई? तो प्रकृति, यानी फिजिक्स का अर्थ ही होता है नेचर, यानी प्रकृति में जितने भी घटनाएं घटती है उसका हम अध्ययन करेंगे। चलिए, अब हमें जैसा कि आपको मालूम है कि मैं क्लास 10th का सिलेबस आपको बता रहा हूं और क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़नी है। और फिजिक्स यानी साइंस पिछले क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ये फिजिक्स। क्योंकि आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रही हैं उसमें साइंस का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहता है और खासकर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मेरे हर एक चैप्टर का वीडियो देखिएगा और आपको एक भी क्वेश्चंस का प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखिए साइंस क्लास 10th में आपको क्या क्या पढ़नी है। तो सबसे पढ़नी है लाइट के बारे में। यानी लाइट में दो चीज आपको पढ़ेंगे, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यानी कहने का मतलब है परावर्तन और फिर हम देखेंगे अपवर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यानी ह्यूमन या मानव नेत्र, मानव का जो नेत्र होता है वह नेत्र क्या है, नेत्र में कौन सी त्रुटियां होती है, कितने तरह की त्रुटियां होती है। यानी आप अक्सर गांव देहात में देखते हो या शहर में कहीं भी आप देखते हैं कि किसी को नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती है, किसी को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, किन्हीं का दोनों गायब रहता है, ऐसा होता है कि नहीं। इन सारों चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन आई में। और कलरफुल वर्ल्ड यानी रंग बिरंगी संसार देखेंगे हम।
उसके बाद इधर देखिए, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। इसमें हम देखेंगे आखिर ये करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या होती है, इसमें जनरेटर मोटर के बारे में पढ़ेंगे, घरों में किस तरह की वायरिंग की जाती है, पावर हाउस से लेकर आपके घरों तक बिजली कैसे पहुंचता है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी विद्युत धारा में। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में देखेंगे कि कैसे विद्युत धारा चुंबक की तरह कार्य करती है, कैसे विद्युत धारा के चलते चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, और कुछ इसका लॉ भी पढ़ेंगे। और फिर सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत, यानी आपको जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी काम करने के लिए, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं या खेलते हैं या कोई भी काम करते, उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी आता कहाँ है, इसका स्रोत क्या है, या बहुत सारे ऊर्जा होती हैं ना, जिसे सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, इन तरह तरह की ऊर्जाएं हैं। तो उन सारे ऊर्जाओं के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इतना चीज आपको क्लास 10 के फिजिक्स में सीखने को मिलेगा। निश्चित ही तौर पर आप पढ़िएगा प्रकाश के बारे में, परिवर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, मानव नेत्र के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, और ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर से मैं आपको समझाता हूं। चलिए, नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, चलिए बाबू, फिर से समझ लेते हैं। हम लोग साइंस में फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स कहाँ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड, क्या चीज से लिया गया, फ्यूसिस से। और इस फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है बाबू, तो नेचर होता है, नेचर यानी प्रकृति। और हम लोग फिजिक्स यानी कोई पूछेगा भौतिकी क्या है, तो क्या बोलिएगा, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो प्रकृति में जितने भी घटनाएं घटती है उसका अध्ययन करते हैं। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत। अब हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। चलिए बाबू, जितने भी बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लास में जुड़े होंगे वह यह चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो घबराइएगा नहीं। मैं क्रैश कोर्स की तरह काफी तेजी में इस चैप्टर को समाप्त करूंगा कि जितने भी बच्चे मेरे पास नहीं पढ़े हैं वो उनका यह चीज छूटे नहीं, क्योंकि फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है। अगर यह नहीं समझेंगे तो आगे प्रॉब्लम होगी। इसलिए बहुत तेजी में मैं यह चैप्टर समाप्त करूंगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको बताऊंगा। इसलिए आप घबराए नहीं, जो पढ़े हैं वो नोट नहीं करेंगे, सिर्फ समझे, और जो नहीं पढ़े हैं जितने भी बच्चे वो इसको एक एक चीज नोट कीजिए, फेयर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट, प्रकाश। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक रूप है जो स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश दिखाई नहीं देता है, जो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु यह अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करता है, देखने में मदद या देखने में सहायता करता है। उसके बाद इसका हम नोट देखेंगे। पहला, प्रकाश जो होती है, प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी को हम सरल भी रेखा कहते हैं, यानी सीधी रेखा, यानी कौन रेखा बाबू, सरल रेखा,
सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए पहले इसको समझते हैं। देखिए इसको आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, लेकिन पहले समझ लीजिए। प्रकाश यानी प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का रूप है, यानी जो भी एक तरह की एनर्जी ही है। प्रकाश एक तरह की क्या है, एनर्जी है। और प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, कभी भी प्रकाश को देखते हैं नहीं, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब मान लीजिए आप रात को पढ़ाई कर रहे हैं, एक लाइट कट गई, तो जो लाइट जैसे ही कटता है कुछ चीज आपको दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिया दिखाई? आपका आंख खुला है फिर भी कोई चीज दिखाई नहीं दिया, क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है। यानी जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी यह पता चल रहा है, और प्रकाश हमें दिखाई भी नहीं देती है। यानी प्रकाश जो है ये ऊर्जा का एक रूप है जो अदृश्य होता है, यह दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तुओं को देखते हैं। यानी देखने प्रकाश जो है अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अब देखिए प्रकाश जो होते हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब होता क्या है कि प्रकाश जैसे सूर्य से निकलता है प्रकाश, वो भी सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो उसके रास्ते में बहुत सारे धूल कण पड़ते हैं, गैस के कण पड़ते हैं, उससे वो टकराती है। फिर आगे जब वह आती है तो यहाँ पेड़ पौधे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स उस पर टकराती है और टकराकर रिफ्लेक्टेड हो जाती है, परावर्तित हो जाती है और चारों दिशा में फैल जाती है। यानी आप प्रकाश कभी भी इधर मतलब तिरछी उर्छी नहीं गमन करती, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन टकराने के बाद वो इधर उधर मुड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा आपसे कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो क्या बोलिएगा? सीधी रेखा में गमन करती है। बोलिए कोई दिक्कत? यानी कोई पूछेगा प्रकाश क्या है तो हम क्या बोलेंगे? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु यह दूसरे वस्तुओं को देखने में सहायता करती है या देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। चलिए प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब आगे देखेंगे रे को हिंदी में कहते हैं बाबू किरण। रे को हिंदी में क्या कहते हैं? किरण। यानी सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी जो प्रकाश सीधी, आपको मालूम है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उस सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। याद रहेगा? अब आगे देखेंगे बीम का मतलब होता है बाबू किरण पुंज। यानी कोई पूछेगा किरण पुंज क्या है तो कहिएगा किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए अभी तक आप लोग पढ़े प्रकाश, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो स्वयं अदृश्य होता है परंतु ये दूसरे वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। फिर आपको बताएं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब जानिएगा कि किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। इसको आप तेजी से नोट कर लेंगे। अभी पहले समझिए किरण पुंज जो होती है बाबू वह 3 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज और तीसरा को कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो यह किरण पुंज जो होता है वह 3 तरह की होती है, अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी पहले समझेंगे। देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई बिंदु स्रोत हो गया, इससे निकलकर जब फैलती चली जाएगी तो उसको कहिएगा अपसारी किरण पुंज। जब विभिन्न स्रोत से आकर प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलेगी तो उसको कहिएगा अभिसारी किरण पुंज।
और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहेगी तो इसको कहेंगे समांतर किरणपुंज। तो इधर अभी नोट नहीं करनी है, अभी आपको नोट करना है, या तेजी से ये इसको नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। फिर से समझिए, किरणपुंज किसे कहते हैं, यानी किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार की होती है? 3, अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी किसे कहेंगे, यानी जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाए उसको कहेंगे अपसारी किरणपुंज। विभिन्न स्रोत से प्रकाश आकर एक जगह पर मिलेगी उसको कहेंगे अभिसारी किरणपुंज। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहेगी उसे कहेंगे समांतर किरणपुंज। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात, जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th के वो घर पर पढ़ाई करें। जो भी साइंस का आपके पास बुक है उस बुक को घर पर पढ़ें और उसके बाद मेरी क्लास में भी उपस्थित हो और ऑनलाइन क्लास से पढ़ें और पढ़कर कॉपी बनाएं, शेयर करें और उस शेयर को भी डेली पढ़ें। कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिए। और आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।